सो फर्स्ट क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन ये है, पहला प्रश्न है, नेम द साइंटिस्ट हु फर्स्ट पीप्ड इनटू द स्टमक ऑफ अ मॉस्किटो एंड प्रूव्ड दैट मॉस्किटोज स्प्रेड मलेरिया एंड was awarded the Nobel Prize in Medicine in December 1902 for his research। उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने पहली बार मच्छर के पेट में झांका और यह साबित किया कि मच्छर मलेरिया फैलाते हैं, और उनके शोध के लिए उनको दिसंबर 1902 में, ये डेट याद रखेंगे, दिसंबर 1902 में चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार दिया गया। कौन है वो? ऑप्शन है हमारे यहाँ पे, रोनाल्ड रॉस हैं, ग्रेगर मेंडल हैं, चार्ल्स डार्विन, जीन पियाजे। कौन है वो वैज्ञानिक? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो क्या है? रोनाल्ड रॉस, ऑप्शन ए। अच्छा, इससे पहले ये जाने कि रोनाल्ड रॉस हैं कौन। इनका जन्म हुआ था 13 मई 1857 को, याद रखेंगे, 13 मई 1857, 13 में 1857 को रोनाल्ड रॉस हैं, उनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। ये कौन है? एक ब्रिटिश नोबेल पुरस्कार विजेता थे। अच्छा, ब्रिटिश नोबेल पुरस्कार बहुत बड़ा पुरस्कार होता है, इनको मिला था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? अगर इनकी बात करें तो इनका जन्म हुआ था इंडिया में, भारत के उत्तराखंड राज्य के, जो कुमाऊं, आपने सुना होगा, कुमाऊं का एक अल्मोड़ा नाम का एक जिला है, वहां पे इनका जन्म हुआ था। इनको चिकित्सा और मलेरिया के परजीवी जो प्लाज्मोडियम होते हैं, प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र में इन्होंने एक अन्वेषण किया था, उसी में उनको सन 1902 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। ठीक है, अब हम एक चीज़ ये भी बताएं कि भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 के दौरान कई अंग्रेजी जो शासक थे मैदानी इलाकों से जान बचाने के लिए कुमाऊं की पहाड़ियों की ओर चले गए थे। ठीक है, इनके बारे में भी कुछ बात। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 2, माउंट एवरेस्ट का एक हिस्सा है। माउंट एवरेस्ट इज अ पार्ट ऑफ नेपाल, तिब्बत, म्यांमार, भारत। बताइए। तो सीधी सी बात है, ये सभी जानते हैं कि माउंट एवरेस्ट का एक हिस्सा क्या है? नेपाल है। नेपाल यहाँ से जुड़ा हुआ है, याद रखेंगे। और इससे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लें, कुछ तथ्य जान लें। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में या नेपाली भाषा में क्या कहते हैं? सगरमाथा, याद रखेंगे। इसको सगरमाथा भी कहते हैं, सगरमाथा। कभी क्वेश्चन आएगा कि सगरमाथा कहाँ कहते हैं, तो नेपाल की ही भाषा में, नेपाली भाषा में एवरेस्ट को, माउंट एवरेस्ट को सगरमाथा कहते हैं। ठीक है, सगरमाथा का मतलब क्या होता है? स्वर्ग का शीर्ष। जो स्वर्ग है, पैराडाइज है, उसका सबसे शीर्ष स्थान जो है वो क्या कहा जाता है? सगरमाथा कहा जाता है। अगर बात करें हम संस्कृत में तो इसको देवगिरी भी कहा जाता है। माउंट एवरेस्ट को देवगिरी कहा जाता है। ये दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। कौन? माउंट एवरेस्ट, याद रखेंगे। माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे ज़्यादा ऊंचा पर्वत शिखर है। अगर हम बात करें इसकी ऊंचाई की, क्या बात करें? इसकी ऊंचाई की, अगर आ गया कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई क्या है, वैसे किसी भी सीटेट वगैरह में ऊंचाई वगैरह नहीं पूछता, बाकी के कंपटीशन एग्जाम्स में पूछता है। तो इसकी ऊंचाई है 8,848.86 मीटर, याद रखेंगे। ठीक है, 8,848, यहाँ पे कॉमा, ये दशमलव, उसके बाद 86 मीटर इसकी ऊंचाई है। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि प्रत्येक वर्ष 2 सेंटीमीटर के हिसाब से इसकी ऊंचाई बढ़ती है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है, जो इसकी कहेंगे हाइट है, वो 2 सेंटीमीटर, याद रखेंगे, 2 सेंटीमीटर के हिसाब से बढ़ती है। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, When a snake charmer plays his instrument during the day, the snake moves its head to and fro on its sound. How do you think the snake is reacting to the instrument? जब कोई सपेरा अपने वाद्य यंत्र को बजाता है तो सांप उसके ध्वनि पर
अपने सिर को इधर उधर घुमाता है। आपके विचार से सांप वाद्य यंत्र के प्रति अनुक्रिया कैसे कर रहा है? ऑप्शन है इसके उस वाद्य यंत्र की गति को देख करके, वो जो बीन बजा रहा है, उस वाद्य यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपन वाइब्रेशन के प्रति अनुक्रिया करके, या उस वाद्य यंत्र को सुनकर, उस वाद्य यंत्र की ध्वनि को सुनकर। तो एक बात ये बता दें, सांप को कुछ सुनाई नहीं देता, ठीक है, सबसे पहली बात, क्योंकि उसके कान होते ही नहीं है। तो जो सांप रिएक्ट करता है वो क्या करता है, उस ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा, उस वाद्य यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपन के प्रति अनुक्रिया करके। कैसे? इसके पीछे की वजह यह है, इसके पीछे की बात यह है कि जो हवा में मौजूद ध्वनि तरंग होता है उस पर वो कोई रिएक्शन नहीं देता, बल्कि धरती से निकलने वाली कंपन वाइब्रेशन को वो अपने जबड़े में पाई जाने वाली एक हड्डी होती है उसके जरिए महसूस करता है। तो वो बीन जब वो यहाँ से वहाँ घुमाता है, हिलाता है, तो सांप यहाँ से वहाँ वो भी अपना सर करने लगता है, वो रिएक्शन देता है। किस लिए बोलते हैं? क्वेश्चन नंबर 4 कहता है द स्टमक ऑफ ह्यूमन हैज़ अ नेचर ऑफ गैस्ट्रिक जूस एंड इट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड। तो जो फूड होता है उसका पाचन कैसा होता है? ठीक है, मानव के पेट में अमाशय रस की प्रकृति होती है और वह भोजन के पाचन में किस तरह से सहायता करता है? क्षारीय होती है, अम्लीय होती है, उभयधर्मी होती है, उदासीन होती है? बताएं। तो इसका जो सही जवाब है वो क्या है? अम्लीय है, ठीक है, एसिडिक है। मानव के पेट में जो अमाशय रस की प्रकृति होती है वो अम्लीय होती है, एसिडिक होती है। अब बात करें अगर पाचन क्रिया की, तो पाचन क्रिया 2 प्रकार से होता है। हमारे शरीर में जो पाचन है वो 2 तरह से होता है। पहला प्रकार है मैकेनिकल और दूसरा प्रकार क्या है? केमिकल। अच्छा, मैकेनिकल पाचन क्या होता है? मैकेनिकल पाचन वो होता है जब हम खाने को अच्छी तरह से तोड़कर, चबाकर, दांतों के जरिए महीन चबा, इसीलिए तो हमेशा कहा जाता है ना, खाने को अच्छा चबा चबा करके भोजन को खाना चाहिए, खाते हैं। अच्छा, जब दांत से पिसने के बाद भोजन पेट में चला जाता है तब इसे पचाने के लिए एक केमिकल प्रोसेस शुरू होती है, उसी को अपन क्या कहते हैं? केमिकल जो पाचन है दूसरे तरीके का वो स्टार्ट होता है, ये याद रखेंगे। जब दांतों के जरिए जो खाना हम खाते हैं, एकदम पिसा हुआ भोजन अच्छे से चबा चबा के अगर हम खाएं और वो पाचन तंत्र में पहुंचता है तो इसे एंजाइम्स द्वारा, याद रखेंगे, किसके द्वारा? इसे एंजाइम्स के द्वारा छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में परिवर्तित कर दिया जाता है और फिर इन्हीं मॉलिक्यूल से ऊर्जा उत्पादित की जाती है। तो ये हमारा क्या होता है? एक पाचन तंत्र होता है। 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा किसके ऊपर? अल बरूनी के ऊपर। अल बरूनी याद रखेंगे, ठीक है। अल बरूनी कौन था? हु वाज अल बरूनी? अ मर्चेंट फ्रॉम अफगानिस्तान हु हैड कम टू स्टडी द ड्राई फ्रूट मार्केट्स ऑफ आवर कंट्री। या बी, अ ट्रैवलर हु वेंट फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी टू स्टडी द कल्चर ऑफ द इंडियन पीपल। या कुतुब शाही हु रूल्ड आवर कंट्री फॉर ऑलमोस्ट 40 years। ऑप्शन डी है अ ट्रैवलर फ्रॉम उज्बेकिस्तान हु रोट अ बुक विच इज हेल्पफुल इन नोइंग द पास्ट ऑफ आवर कंट्री। तो अब हम बात करते हैं अल बरूनी के ऊपर। तो इसका जो सही जवाब है वो क्या है? ऑप्शन डी है, उज्बेकिस्तान का एक यात्री था, याद रखेंगे। बात करें अगर अल बरूनी की, तो अल बरूनी कौन था? अल बरूनी का जन्म आधुनिक उज्बेकिस्तान में स्थित ख्वारिज़्म में सन 1973 में हुआ था, याद रखेंगे। अगर इनका हम जन्म की बात करें तो कब हुआ था? सन 1973 में हुआ था, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है? वो फारस का एक प्रसिद्ध विद्वान था जो कि महमूद गजनवी के भारत आक्रमण के दौरान उसके साथ आया था। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कब आया था वो? महमूद गजनवी के ही साथ आया था। जब उसने, महमूद गजनवी ने भारत पे आक्रमण किया था तो ये उसी के साथ यहाँ पे आया था। ये एक मुस्लिम लेखक था जिसने भारत की संस्कृति और परंपरा के बारे में बहुत ज़्यादा ब्रॉड, व्यापक अध्ययन कार्य किया है और काफ़ी कुछ इसने लिखा था। देखते हैं ऑप्शन में क्या है। उज्बेकिस्तान का एक यात्री जिसने एक पुस्तक लिखी जो हमारे देश के अतीत को जानने में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कि इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज आर सैंड माउंटेन्स, याद रखेंगे, सैंड माउंटेन्स, रेत के टीले, रेत के पहाड़, कॉल्ड सैंड ड्यून्स फाउंड, कॉल्ड सैंड ड्यून्स फाउंड, याद रखेंगे।
कौन सा है नीचे दिए गए शहरों में से किस एक में रेत के पहाड़ जिन्हें रेत के टीले कहा जाता है वो कौन है, कहाँ पाए जाते हैं? बीजिंग में, लंदन में, अबू धाबी में या दिल्ली में? तो इसका जो सही जवाब है वो है अबू धाबी। याद रखेंगे, अबू धाबी का अगर कोई अर्थ पूछे कभी तो इसका मतलब क्या होता है? गजल के पिता। अबू धाबी ये जो शहर है वो पर्यटकों के लिए, जो टूरिस्ट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत एक अट्रैक्शन का एक केंद्र बना हुआ है। ठीक है, इसमें कुछ और भी गतिविधियां हैं जैसे सैंड इन राइडिंग या सैंड ड्यून सफारी, जो इनके टीले यहाँ पे लोग सफारी के लिए जाते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा फेमस है, प्रसिद्ध है अबू धाबी। क्वेश्चन नंबर 7 है, नारियल डाली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टेपियोका, याद रखें, उबला हुआ टेपियोका निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है? पंजाब का है, केरल का है, मध्य प्रदेश का है, उत्तर प्रदेश का है? किस क्षेत्र का है तो बताएं। तो सही जवाब क्या है इसका? केरल। पंजाब ना बोल दीजिएगा कहीं, या उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश ना सोच लीजिएगा, ये केरल का मुख्य भोजन है। जो उबला हुआ टेपियोका ये डाला ही जाता है अधिकतर करीज में, जो भी अधिकतर सब्जियां बनती है उसमें डालते ही हैं। चावल यहाँ का और भी ज़्यादा फेमस है। नारियल तो आप जानेंगे ही कि केरल उसके लिए फेमस ही, बहुत ज़्यादा फेमस है। और भी यहाँ की कई कह सकते हैं कि फेमस पारंपरिक सब्जियां हैं, जिसमें मछली का भी एक अहम भूमिका है, लेकिन मछली यहाँ के लिए फेमस नहीं है। नारियल और टेपियोका ज़्यादा फेमस है। ठीक है, प्रश्न नंबर 8 है, नीचे दिया गया कौन सा एक समूह जड़ों का है? ठीक है, रूट्स का कौन सा एक ग्रुप है? गाजर है, शकरकंद है, मूली है? ऑप्शन बी है हल्दी, अदरक, चुकंदर। हल्दी, मूली, चुकंदर। तो हम सभी जानते हैं कि ऑप्शन डी होगा, गाजर, चुकंदर, मूली। ये तीनों को तीनों कौन है? जड़ों का एक ग्रुप है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, देखते हुए क्या है? झूम खेती के ऊपर है, याद रखेंगे। किसके ऊपर है ये? झूम फार्मिंग के ऊपर, झूम खेती के ऊपर है। ठीक है, झूम खेती में अपनाई जाने वाली पद्धति के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए है, अनचाहे घास, खरपतवार, जंगल आदि को जलाने पर प्राप्त राख को खाद की तरह काम में लाया जाता है। ऑप्शन बी है, एक फसल प्राप्त करने के बाद, कटने के बाद जमीन को कुछ सालों तक ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। ऑप्शन सी है, जब तक जमीन में खेती की बारी आती है तो बीज छिड़कने से पहले इसे गहरा खोदा जाता है। ये तो गलत है। ऑप्शन डी है, जंगल को बांस या खरपतवार जो जंगल में उग जाता है उसे उखाड़कर जला देते हैं। कथन देखते हैं कौन सा सही है या है, केवल बी, केवल डी, बी और सी, ए और डी। बताइए आपके हिसाब से क्या लगता है। अब हम अगर झूम खेती की बात करते हैं तो इसकी पूरी अगर आप डिटेल देखेंगे, ठीक है, तो ये ऐसी खेती है, ये बहुत पुरानी खेती है सबसे पहली बात, जिसमें पहले वृक्षों तथा वनस्पतियों को काटकर उन्हें जला दिया जाता था। उसके बाद जो भूमि साफ की जाती थी उसको पुराने उपकरणों जैसे लकड़ी के हल वगैरह इत्यादि से जुताई करके बीज बो देते थे। ये फसल पूर्णतः प्रकृति पर निर्भर होती है। इसमें उत्पादन भी उतना ज़्यादा नहीं होता, काफ़ी कम होता है, बहुत ज़्यादा इसमें उत्पादन देखने को नहीं मिलता है, याद रखेंगे। ठीक है ना। इसको कई बार स्थानांतरणशील खेती भी कहते हैं। समय समय पर यहाँ पे खेत बदलते रहते हैं। भारत की पूर्वोत्तर पहाड़ियों में जो आदिम जातियाँ होती हैं उनके द्वारा इस प्रकार की खेती को, कृषि को या खेती को क्या कहते हैं? झूम खेती कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या लग रहा है? सिर्फ फर्स्ट नंबर का ऑप्शन होगा, केवल बी। केवल बी यहाँ पे हमें सही लग रहा है। एक फसल प्राप्त करने के बाद इस यहाँ की जो खेत होती है उसको तुरंत नहीं बोते हैं, कुछ सालों के लिए वैसा का वैसा यहाँ पे उसको ऐसा छोड़ दिया जाता है, फिर उसके बाद कोई अलग फसल से वहाँ पे बोई जाती है। निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है? ऑप्शंस देखते हैं। बच्चे को स्वयं अपने हाथ से कार्य करने और खोजने, याद रखिएगा, पूछ रहा पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य है ये नहीं पूछ रहा, उद्देश्य नहीं है। इसका मतलब ये है कि पर्यावरण के उद्देश्य के हिसाब से 3 क्वेश्चन इसमें सही होंगे, 1 गलत होगा, और जो 1 इसमें गलत होगा अभी के हिसाब से, इस क्वेश्चन के हिसाब से वही सही होगा।
सही कैसे होगा? क्योंकि पूछ ही रहा है कि कौन सा उद्देश्य नहीं है, गलत पूछ रहा है तो गलत ही तो सही होगा। तो देखते हैं, ऑप्शन ए है बच्चे को स्वयं अपने हाथ से कार्य करने और खोजने की क्रियाकलापों को से जोड़ना। ये तो बात सही है भाई, बच्चे अगर खुद से सीखेंगे, खुद से करेंगे, तो जाहिर सी बात है जब वो एक्टिविटी करेंगे, क्रियाकलाप करेंगे, तो सीखने ही बात वाली बात है, उद्देश्य तो है ये। लेकिन यहाँ पे सही ऑप्शन नहीं होगा। बच्चों की जिज्ञासा और सृजनात्मकता का पोषण करना, ये भी बहुत सही है कि बच्चे क्यूरियस हों, वो उनके अंदर क्रिएटिविटी हो। ये तो गवर्नमेंट भी चाहती है, हम भी चाहते हैं, और पूरी दुनिया यही चाहती है। बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने भी इसके ऊपर बात की है कि बच्चे क्यूरियस होंगे तभी तो सीखेंगे, लिटिल साइंटिस्ट तक इनको कहा गया है। बच्चों को पाठ्य पुस्तक की परिभाषाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना, ये बात कुछ नहीं है। अगर आप उनको सिर्फ जो किताबी ज्ञान है उससे रटाते रहोगे, एक्टिविटी नहीं कराओगे, उसकी जो परिभाषाएं वो सिर्फ वही वही बताओ आप, इससे तो बच्चा कुछ सीखने वाला नहीं है, बल्कि उसके ऊपर स्ट्रेस पैदा होगा, तनाव पैदा होगा। ये बात कुछ गड़बड़ लग रही है। चलो ऑप्शन डी भी देखते हैं, परिवेश एवं मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना। अरे जागरूकता तो अच्छी बात है, जो परिवेश है, हमारा आवरण है, एनवायरनमेंट है, और जो उसके फैक्ट हैं, जो चीज़ें हैं, उनके विकास के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए, तो ये तो सारे ऑप्शन सही लग रहे हैं। लेकिन एक ऑप्शन गलत है, अभी अभी हमने डिस्कस किया है, वो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी है, बच्चों को पाठ्य पुस्तक की परिभाषाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करना है। क्योंकि देखो ज़्यादा से ज़्यादा अगर वो सिर्फ रटेगा, रटंत विद्या पे ध्यान देगा, तो क्या होगा? उसको बेनिफिट तो मिलने वाला नहीं है, जब तक वो क्रिएटिव होके, क्यूरियस होकर के काम नहीं करेगा। ये ऑप्शन गलत है, लेकिन यहाँ पे सही है, क्योंकि पूछा क्या है? नहीं पूछा है। इस बात को हमें हमेशा क्वेश्चन को अध्ययन में, ईवीएस में, शिक्षक बच्चों के द्वारा बच्चों को स्वयं अपने का आकलन, स्वयं याद रखेंगे ना शब्द है यहाँ पे, स्वयं अपने का आकलन करने के लिए अवसर देना चाहिए। तो यहाँ पे स्व आकलन क्या है? ठीक है, जो सेल्फ असेसमेंट है वो क्या पूछ रहा है? तो सेल्फ असेसमेंट का मतलब ही होता है, चलो पहले ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है सीखने का आकलन, CCE, या सीखने के समान आकलन, या सीखने के लिए आकलन। तो सही ऑप्शन है सीखने के समान आकलन। अगर बात करते हैं यहाँ पे CCE का, तो CCE क्या होता है? यहाँ पे सतत एवं समग्र मूल्यांकन है, छात्रों के विद्यालय आधारित जितने भी मूल्यांकन होते हैं उस पे ये CCE होता है। ये दो अलग अलग तरह के मूल्यांकनों का वर्णन करता है, जिसमें योगात्मक और रचनात्मक मूल्यांकन होते हैं। तो यहाँ पे जो स्वाकलन है उसका सही ऑप्शन क्या होगा? ये क्वेश्चन को पढ़ने से पहले हम बात करते हैं अगर केचुओं की, ठीक है ना। जो केचुआ होता है ये कौन होता है? एनेलिडा जाति, यानी कि फाइलम से संबंधित होता है। रासायनिक नाम क्या है इसका? फाइलम, एनेलिडा जाति, याद रखेंगे। क्या नाम होता है इसका? एनेलिडा जाति। अगर ये भी कभी पूछता है तो एनेलिडा जाति, एनेलिडा जाति, ठीक है। तो जो एनेलिडा जाति होता है उसमें से होता है, फाइलम से संबंधित है। केचुओं को किसान का मित्र कहा जाता है। ये रहते कहाँ हैं? ये मिट्टी के जमीन के नीचे रेत से बने बिलों और ट्यूबों में रहते हैं। ये मुक्त, जीवित, सहजीवी और परजीवी हैं, याद रखेंगे। क्यों कहा जाता है? उसका रीज़न है, वे मिट्टी की ऊपरी परतों में बिल में रहते हैं। सबसे पहली बात, मिट्टी की ऊपरी परतों में बिल बनाते हैं। ये उपजाऊ मिट्टी को ऊपर और ऊपरी प्रयुक्त मिट्टी को निचले स्तर तक लाने में मदद करते हैं, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और जो पौधों की वृद्धि होती है ये उसको क्या करते हैं? सुविधाजनक बनाते हैं। मिट्टी नरम होने के कारण लंबे समय तक पानी को गहराई से अवशोषित करती है, संग्रहित करती है। पानी नीचे तक जाता है, जड़ों तक जा पाता है, जिससे क्या होता है? जो पौधे होते हैं उनके पोषण में काफ़ी, वृद्धि में, पोषण में काफ़ी बेनिफिट होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। चलें क्वेश्चन पढ़ के देखते हैं उसके ऊपर ये क्या लिखा हुआ है। अब यहाँ पे बात हो रही है केचुओं को। तो केचुए जो होते हैं किसान के मित्र माने जाते हैं। इसके लिए निम्नलिखित में से सही कारण को चुनिए। ये ऐसे, ये वाले जो क्वेश्चन हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इन पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ऑप्शन ए है केचुए जमीन में छेद बनाते हैं जिससे जमीन पोली हो जाती है। केचुए मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं तथा इनके मल से जमीन उपजाऊ बनती है। केचुओं द्वारा बनाए गए छेदों से जमीन को आसानी से हवा और पानी मिल जाती है। ये तो तीनों इंपॉर्टेंट लग रहे हैं।
केचुए खरपतवार खाते हैं जिससे मुख्य फसल की रक्षा होती है। खरपतवार तो नहीं खाते, ऐसी तो बात हमने नहीं सुनी कि ये जो वीड्स निकल जाती है, अनवांटेड ग्रासेस जो होती हैं उग जाती हैं, इसको तो हमने नहीं देखा कि कभी से केचुए खाते हैं। तो केचुए जमीन में छेद बनाते हैं, जमीन पोली हो जाती है, ये सही है। केचुए मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं, जो पत्तियां जो खराब होती हैं उन्हें खाते हैं। चलिए ये बात तो सही लग रही है। केचुए द्वारा बनाए गए छेद, हाँ ये तो अभी हमने डिस्कस किया है कि जो केचुए जब ये पोली कर देते हैं जमीन को, तो वहाँ पे आसानी से पानी नीचे तक जाता है, जड़ों तक पहुँचता है, जिससे पौधों की वृद्धि में उन्हें मदद होती है। तो BAD नहीं होगा, CDA नहीं होगा, BCD नहीं, तो D तो गलत है ना, तो D गलत है, तो ABC होना चाहिए, ABC। हाँ, ऑप्शन 4 जो हमारा है वो सही होगा इस पे। ठीक है, ऑप्शन 4 क्या है यहाँ पे, 18 है। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए, असेसमेंट के लिए संकेतक नहीं होना चाहिए? याद रखेंगे, संकेतक नहीं होना चाहिए। होना चाहिए नहीं पूछ रहा, नहीं होना चाहिए। प्रश्न पूछना होना चाहिए, न्याय और समानता के प्रति सरोकार होना चाहिए, सहभागिता होना चाहिए, याद करना नहीं होना चाहिए। तो ये नहीं होना चाहिए, इसीलिए ये ऑप्शन क्या होगा, सही होगा, क्योंकि पूछा ही है नहीं होना चाहिए। ठीक है, याद रखेंगे, क्वेश्चन समझेंगे। तो सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन D होगा। याद करना नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पूछा ही है कि क्या नहीं होना चाहिए, तो याद करना नहीं होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट नहीं माना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, एक शिक्षक हमेशा क्रियाकलापों को कराने के बाद प्रश्न और चर्चाओं का संचालन करता है। याद रखेंगे ना, एक शिक्षक हमेशा जो एक्टिविटीज़ करवाता है उसके बाद वो क्या करता है, प्रश्न और जो कन्वर्सेशन है उसका वो ऑर्गेनाइज करता है। तो क्रियाकलापों, प्रश्न और चर्चाओं के संचालन करने का उसका उद्देश्य क्या है? बच्चों में उनके सीखने की गति के आधार पर विभेद करना। सबसे गलत बात है विभेद करना। ठीक है, बच्चों की प्रक्रिया कौशलों का आकलन, हाँ ये तो अच्छी बात है। बच्चों को अपनी अभिव्यक्ति का अवसर देना। आप जितना बच्चों को बोलने की छूट देंगे, बोलने के अवसर प्रदान करेंगे, उतना ज़्यादा सीखेगा और उसके अंदर का डर खत्म होगा, झिझक खत्म होगी, हेजिटेशन हटेगा और वो अच्छा बेनिफिट में ही जाएगा। तो ये भी सही लग रहा है। बच्चों को खोजने का अवसर देना, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप बच्चों को खोजने का अवसर दें। तो यहाँ पे ऑप्शंस में देखते हैं सही कौन सा है। तो हमारे हिसाब से क्या, A गलत हो गया, B, C और D सही है। देखते हैं किस में है। पहले में है केवल C नहीं, केवल A नहीं, तीसरे में है BCD बातों से ABCD तो है नहीं। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हमने क्या चूज किया है, BC एवं D, ऑप्शन 3 होगा। ठीक है, याद रखेंगे। तो बच्चों की प्रक्रिया कौशलों का आकलन करना, बच्चों को अपनी अभिव्यक्ति का अवसर देना, बच्चों को खोजने का अवसर देना, ये का। क्वेश्चन नंबर 15 में है, बात है मधुबनी पेंटिंग की। क्वेश्चन पढ़ने से पहले कुछ जानते हैं मधुबनी पेंटिंग्स के बारे में। मधुबनी जो पेंटिंग होती है, मधुबनी जो चित्रकला होती है, ये कहाँ की फेमस है, बिहार की। सबसे पहले बात, ये कहाँ की है, बिहार की। बिहार में कहाँ की है, मुजफ्फरपुर की। याद रखेंगे, बिहार में ये कहाँ की है, मुजफ्फरपुर की सबसे फेमस है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो आप याद रखेंगे। ठीक है, ये सबसे पहले रंगोली के रूप में होता था, उसके बाद इसने आधुनिक रूप जब इसको मिला तो इसने कपड़ों, दीवारों, कागजों पर ये जो पेंटिंग थी उतार आई। अच्छा, मधुबनी चित्रकला को मिथिला पेंटिंग भी कहा जाता है। याद रखेंगे, मधुबनी पेंटिंग को क्या कहा जाता है, मिथिला पेंटिंग। तो अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। मधुबनी पेंटिंग बनाने के लिए कलाकार क्या उपयोग करते हैं? भाई कौन सा मटेरियल यूज करते हैं मधुबनी पेंटिंग बनाने के लिए? बाजार से लाए गए महंगे पेंट, चांदी और सोने के घोल कर बनाया गया बेहतरीन पेंट, चांदी और सोने को घोल करके, बहुत अच्छी गुणवत्ता के फाइबर पेंट, या संचालित चावल का रंगीन पेस्ट। बताएं जरा, बाजार से लाए गए पेंट है क्या? नहीं भैया, इसका जो सही ऑप्शन है वो है चावल का एक पेस्ट बनता है। कलर के लिए वो क्या यूज करते हैं, प्राकृतिक चीजों का उपयोग करते हैं। पेंटिंग की अगर बात करें तो पेंटिंग में किस तरह की चित्रकला होती है, तो इंसानों की, जानवरों की, मछली की, पक्षियों की, ये तरह तरह के इसमें चित्र बनाए जाते हैं। नंबर 16 है कि निम्नलिखित में से किस समूह में अतरंग शब्द संबंधित है, यानी कौन एक दूसरे से यहाँ पे जुड़े हुए हैं। ऑप्शन ए है आयरन, हीमोग्लोबिन, एनीमिया, आंवला। मच्छर से मलेरिया, एनीमिया, आयरन नहीं। गुड़, आयरन, मच्छर, डेंगू।
मलेरिया, लोहा, रक्त अल्पता, रक्त, ये तो कुछ बात अलग है, अलग ही लग रही। याद रखेंगे आयरन किस में पाया जाता है, याद रखेंगे जो आयरन है वो आंवले में क्या पाया जाता है, जो आंवला होता है, याद रखेंगे जो आंवला होता है, ठीक है, आंवला का जो फल होता है उसमें क्या पाया जाता है, आयरन पाया जाता है। विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है, ठीक है। एंटीऑक्सीडेंट भी भरपूर मात्रा में होता है। आयरन के अलावा प्रोटीन, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम और कैरोटीन, ये सब कुछ पाया जाता है, याद रखेंगे, ठीक है ना। और जो एनीमिया है वो उसमें हीमोजोग्लोबिन है, खून की क्या होती है, कमी आने लगती है। तो ये दोनों एक दूसरे से संबंधित है, याद रखेंगे, इसीलिए हमारा ऑप्शन ए सही है, बाकी तो सही नहीं है, कहीं से भी एक दूसरे को रिलेट नहीं कर पा रहे। क्वेश्चन नंबर 17 है, नीचे खेती का विवरण पढ़ें और बताएं कि कौन सी विधि है। देखते हैं, चार यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है। सिंचाई खेती की विधि है, कि सीढ़ी नुमा खेती की विधि है, झूम खेती जिसके पहले अभी हमने एक क्वेश्चन किया है, या सहकारी खेती, कौन सी है भाई, देखते हैं। फसल काटने के कुछ साल बाद तक खेत खाली रह जाते हैं, उस भूमि में कुछ भी नहीं उगाया जाता, इस भूमि में जो कुछ भी बांस या अन्य घास, बेवजह की जो घास फालतू की उत्पन्न हो जाती है, उन्हें उखाड़ा नहीं जाता, काटने के बाद इसे जला दिया जाता है। मतलब उखाड़ते नहीं, ऊपर से इसके काट देंगे और जो भी इसके अवशेष होंगे उसे ये जला देंगे। अच्छा, जलाने के बाद जो ये राख होती है भूमि को उपजाऊ बनाती है, यह भूमि खेती के लिए फिर तैयार हो जाती है और इसे गहराई से खोदा जाता है और इस पर बीज छिड़क कर बोए जाते हैं। तो ये कौन सी है, जाहिर सी बात है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि नीचे दिए गए जीवों के समूह में से किसकी दृष्टि देखने का जो विजन है किसका ज़्यादा तेज होता है, बेस्ट होता है, किससे, मनुष्यों की तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी तक वस्तुओं को देख सकते हैं। मच्छर, कुत्ता, तितली नहीं, अजगर, बिच्छू, नेवला नहीं, छिपकली, सांप, बिल्ली, बिल्कुल नहीं। एक ही ऑप्शन है, दुनिया जानती है, गिद्ध, चील और गरुड़। बोलते हैं ना, चील की उसकी नज़रें हैं, गिद्ध की नज़रें हैं, तो इसका ऑप्शन क्या है, डी ऑप्शन सही है। ये तीनों की नज़र बहुत गजब की होती है और ये 4 टाइम्स ह्यूमन से 4 गुना ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 19 है, घटपर्णी पौधा, याद रखेंगे, घटपर्णी पौधा या निपेंथीज, इसको हंटर प्लांट भी कहते हैं, पिचर प्लांट, हंटर प्लांट, याद रखेंगे, इसको घटपर्णी पौधा या पिचर प्लांट या हंटर प्लांट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि एक शिकारी पौधा होता है, याद रखेंगे, ठीक है। क्यों शिकारी पौधा होता है, क्योंकि ये कीट भक्षी पौधा है, पौधा, याद रखेंगे, प्लांट की बात हो रही है, ठीक है। ये बड़ा डेंजरस है, ये क्या करता है, ये पौधे शाकहर्ब होते हैं और दलदली या अधिक नम जगहों में उगते हैं, ठीक है। ये तंतु पत्तियों की मध्य सिरा की विशेष वृद्धि के फलस्वरूप बनते हैं, ये बड़े डेंजरस होते हैं। ये क्या करते हैं, जो कीड़े मकोड़े होते हैं, यहाँ तक कि मेढक, उनको भी नहीं छोड़ते, ठीक है। देखते हैं ये कौन से हैं, इनके ऑप्शंस क्या हैं। जानवरों को आकर्षित करने के लिए उच्च तारत्व की ध्वनियाँ निकालना, नहीं, भारत में नहीं पाया जाता, भारत में तो पाया जाता है, मेघालय में। इस पौधे का मुंह छोटी छोटी कटियों से ढका होता है, यह कीड़े मकोड़ों को और चूहों को चालाकी से ये फंसाकर क्या करते हैं, खा जाते हैं। तो बताएं यहाँ पे सही ऑप्शन क्या है आपके हिसाब से। तो सही ऑप्शन है यहाँ पे, क्योंकि देखो लिखा भारत में नहीं पाया जाता, भारत में पाया जाता है, भारत में कहाँ पाया जाता है, ये मेघालय में पाया जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, कीड़े मकोड़ों और चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाते हैं, ठीक है। साउंड वगैरह कुछ नहीं करते हैं ये याद रखेंगे, कोई ध्वनि नहीं निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं, उनका उस जंगल की भूमि पर, उनका जो उस जंगल की भूमि पर और उसमें पैदा होने वाली वस्तुओं पर अधिकार है। यह जनादेश किसके द्वारा दिया गया है। ऑप्शन है, ए भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894, भारतीय जंगल अधिनियम 1927, या संविधान अनुसूचित जाति आदेश संशोधन विधेयक 2012, या ऑप्शन डी है जंगल अधिकार अधिनियम 2007। बताइए ये किस जनादेश के द्वारा ये नियम
उस व्यक्ति को मिला है जो जंगल में कम से कम 25 वर्ष गुजार ले। तो ये है इसका सही ऑप्शन है। जंगल अधिकार अधिनियम जो आया था 2007 में, उसके द्वारा ये एक विशेष पावर दी गई है उस शख्स को, उन व्यक्तियों को जो जंगल में अपने जीवन का अहम हिस्सा 25 वर्षों से गुजार ले। तो वो जंगल की जो भूमि है वो भी उसकी हो जाएगी जिस पे वो निवास कर रहा है और कुछ खेती किसानी करके उगा रहा है, और जो भी उस पे लगा रहा है वो भी उसी का होगा। अधिकार उसमें दोनों